भारतीय जनता पार्टी, सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक भुजा है जी। तो संघ भी इसको कहता है, भाजपा भी उसको कहती है, इसमें कोई, इस बात में कोई विवाद नहीं है। लेकिन भाजपा के जो नेता हैं, जैसे कि मान लीजिए एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी थे, आजकल नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, तो ये लोग जो सार्वजनिक जीवन में आचरण करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उसके बारे में क्या राय होती है। जैसे कि जब स्पष्ट बहुमत प्राप्त था तो माना जाता था कि नरेंद्र मोदी की खूबियों से वो बहुमत प्राप्त हुआ है 2 बार, तो नरेंद्र मोदी ने अपने आप को विष्णु भगवान का अवतार, उनके कई लोगों ने बताया बनाया कि विष्णु भगवान के अवतार हैं, खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहा उन्होंने, या और जिन लोगों ने उनको विष्णु भगवान का अवतार कहा या देवताओं का देवता कहा, वो सब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही स्वयंसेवक हैं, खुद नरेंद्र मोदी स्वयंसेवक हैं। तो उस वक्त कभी भी संघ ने कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया उसके ऊपर नहीं की, वो लोग चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने तभी मुंह खोला और तभी कुछ आलोचना की, छीटाकशी की, जबकि मोदी जी के हाथ से बहुमत चला गया। तो क्या उस वक्त ये लोग मोदी जी से दबा हुआ महसूस करते थे? क्या चक्कर क्या है? जरा इसके बारे में आप जब अपनी बात कहेंगे तो ज्यादा वो प्रमाणित लगेगी। अरे एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया, और आपके साथ बैठना, कमल जी के साथ बैठना हमेशा ही अच्छा लगता है। आपके साथ तो ज्ञान मिलता रहता है, इसलिए मैं अपने लालच में हमेशा ही ये मौका ढूंढता रहता हूँ कि जब आपके साथ हूँ तो एक दिशा मिलती है, कुछ नए रास्ते खुलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी पर मैंने काम किया, तो मैं एक स्टूडेंट के तौर पर उसको देखता हूँ, एक पॉलिटिकल स्टूडेंट के तौर पर आपने क्या सीखा, क्योंकि 4-5 साल मैंने उस पर किताब पर भी काम किया जो संघ पर लिखी, और 30 साल करीब करीब संघ बीजेपी को कवर किया। आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन संघ जितना मुझे समझ आया, मतलब उसका एक पक्ष ये भी है कि दबाव तब बना जब वो बहुमत उनके पास स्पष्ट नहीं था, 240 का जिसका चर्चा आप कर रहे हैं। लेकिन संघ को जितना मैंने आमतौर पर देखा है, समझा है, सीखा है, उसमें वो आमतौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। अपने नरेंद्र मोदी जी हों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हों, या और सब भी हों, बल्कि वो दूसरों पर भी प्रतिक्रिया कम देते हैं। यदि आपने संघ पर कोई कार्यक्रम किया और उस पर कोई बहुत बड़ी टिप्पणी भी कर दी हो, तब भी वो उसके कोई रिएक्शन नहीं देते, ये उनकी आदत में है। तो उसको एक पक्ष तो ये भी होता है उसका कि वो आमतौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, वो अपना काम करते रहते हैं, या नहीं भी करते हैं, हो सकता है उनके मन में हो, लेकिन सार्वजनिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया लेकिन नहीं उनके देते। अंदर तो चर्चा होती होगी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि अंदर जरूर चर्चा होती है। तो क्या, और जैसे जब ये अपने आप को ईश्वर का अंश बता रहे थे, तो उस वक्त में अंदर क्या चर्चा हो रही होगी, या क्या क्या चर्चा हुई होगी? कुछ ना कुछ तो चर्चा हुई होगी भाई। बिल्कुल चर्चा हुई होगी, और बल्कि उसको तो यूं भी समझना चाहिए कि संघ जो है कभी कल्ट फिगर को एक्सेप्ट नहीं करता। इसको आप यूं भी समझिए कि जब सर संघ चालक थे डॉक्टर हिडगेवार, और उसके बाद बने गुरुजी गोलवलकर, एमएस गोलवलकर, और उसके बाद तीसरे सर संघ चालक बने बाला साहब देवरस। तो बाला साहब देवरस ने ये साफ कर दिया कि अब अभी तक हमारे जो सर संघ चालक थे गुरुजी गोलवलकर, वो और आद्य सर संघ चालक बोलते हैं हिडगेवार जी को, उनके अलावा किसी की संघ के कार्यक्रम में तस्वीर नहीं लगेगी। और दूसरी बात, गोलवलकर जी और हिडगेवार जी के अलावा किसी को परम पूजनीय नहीं कहा जाएगा नाम से। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फैसला था। अभी तो हम जब तस्वीरों और मालाओं के जमाने में चल रहे हो, तो ये बड़ा फैसला किया गया। और यदि आप देखते हो तो कभी भी संघ के किसी कार्यक्रम में उन दोनों के अलावा किसी की तस्वीर नहीं लगती। ठीक है, संघ विचारधारा के तौर पे देखें तो वो उनके साथ भी नहीं चलता, वो ध्वज की प्रणाम करते, ध्वज प्रणाम वहां पर होता है, भगवा ध्वज प्रणाम होता है। और हेडगेवार जी ने इसीलिए कहा कि व्यक्ति में तो हमेशा वो हो सकते हैं, दुर्गुण हो सकते हैं, लेकिन एक ध्वज रखा जो किसी चीज को नहीं जोड़ता, तो वहां दुर्गुण नहीं होते, इसलिए ध्वज प्रणाम की परंपरा वहां पर की गई। जब ये जो चर्चाएं हुई जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, इसकी चर्चा वहां पर हुई होगी। बल्कि इसको तो आपको ध्यान देना चाहिए कि उस पर इनडायरेक्टली कहें या डायरेक्टली कहें, सर संघ चालक जी ने प्रतिक्रिया भी दी, मोहन भागवत जी ने। प्रतिक्रिया कब दी? जबकि बहुमत चला गया। हाँ, वो हुआ, लेकिन मतलब उसका पर्पज, लेकिन इतना बोलना भी बड़ी बात होती है कि जिस तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने दी है कि कौन बायोलॉजिकल है कि नहीं है और भगवान नहीं होता, वो सब भी प्रतिक्रिया, लेकिन आमतौर पर वो प्रतिक्रिया नहीं देते। और चर्चा अंदर होती है कि कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी तो उनकी पसंद है संघ की, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लालकृष्ण आडवाणी से ऊपर
मतलब झगड़ा मोल लेकर भी एक तरह से संघ ने तय किया कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। और उसके बाद ये चर्चा लगातार होती रही और कल्ट फिगर को लेकर हमेशा चर्चा होती है और वहां कल्ट फिगर एक्सेप्ट नहीं होता, ये साफ बात है। लेकिन वो समझते हैं कि पॉलिटिकल जो एरिना है या पॉलिटिक्स है उसमें जब तक एक कल्ट फिगर खड़ा नहीं होता तो वो वोट के लिए नहीं होता। और आपकी बात ठीक है कि 240 के बाद उन्होंने कहा तो सर अब दूध देती गाय की तो लात सहनी पड़ती है ना। तो वो मुझे लगता है, लेकिन चर्चा उस पर होती है और संघ इस पर सहमति नहीं रखता, इतना मैं समझता हूँ। अच्छा, ठीक है। अब एक और ये मोहन भागवत के एक वक्तव्य से एक जो 75 का फिगर है, 75 का अंक है, ये अचानक भारतीय राजनीति में चर्चित हो गया। चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सनातन के विचार के साथ अपने आप को जोड़ता है हमेशा, तो मेरे एक मित्र ने ध्यान दिलाया कि 75 वर्ष की उम्र जो है वो सनातन परंपरा में वानप्रस्थ की उम्र होती है। वानप्रस्थ की उम्र होती है। तो अब चूंकि 75 की, अब 75 पे ही वो कह रहे हैं, जब मोरोपंत पिंगले वाला कार्यक्रम हुआ तो 75 पे ही कह रहे हैं कि भाई रिटायरमेंट, जिस तरह उनकी बात का एक ही मतलब निकलता है, दो मतलब तो निकल ही नहीं सकते। ऐसा भी नहीं कि हमने गलती से नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा समझ लिया हो, खुद भी वो मान रहे हैं बात के वक्तव्य में कि उधर इशारा हमारा नहीं था, इसका मतलब इशारा तो उधर ही जा रहा था। ये भी अपने आप में स्पष्ट है। ये जो उन्होंने कहा था 75 का मामला, इसमें कोई दम थी या ऐसे ही उनके मुंह से निकल गया था? क्या चक्कर क्या है? ये मेरे ख्याल से तो ये अभी बात खत्म नहीं हुई है। अभी भी 75 का अंक जो है वो मोहन भागवत के कंठ में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कंठ में और नरेंद्र मोदी और भाजपा के कंठ में, इन चारों कंठों में अटका हुआ है। सर आपने यदि अभी जो लेक्चर सीरीज हुई मोहन भागवत जी की, सर संचालक के विज्ञान भवन में दिल्ली में, उसमें उन्होंने एक बात कही थी, यदि आपने नोटिस की हो, उन्होंने कहा कि जो सर संचालक है यानी मैं हूं, वो मैं अपने मन से कोई बात नहीं कहता, ये जिम्मेदारी है कि मुझे कहना है। और वो सारी बातें संघ की जो हाई कमान जिसे आप कहते हैं, जिसमें सरकारेवा भी हैं, सह सरकारेवा भी हैं और कुछ और लोग भी हैं जो पुराने हैं, जैसे भैया जी जोशी और जो लोग जो आज सह सरकारेवा नहीं है, वो सब लोग जो मिलकर तय करते हैं वो बात कही जाती है। इसका मतलब ये तो साफ है कि अनायास नहीं कही गई, और संघ में अनायास कोई बात कही नहीं जाती मेरे हिसाब से। जब उन्होंने कहा इस बात को कि मोरोपंत पिंगले जी का प्रोग्राम था नागपुर में, उसके कार्यक्रम में उन्होंने इस बात का जिक्र किया, तो अनायास या अकारण तो नहीं की होगी बात, क्योंकि मोरोपंत जी के बहुत सारे किस्से हैं जो संघ को लेकर और विनोद स्वभाव उनका, ये वाजिब है। आपको यदि याद हो तो मैं इसको थोड़ा सा रेफरेंस में याद दिला दूं वक्त हो सबको, कि मोरोपंत पिंगले जी का जिस कार्यक्रम की चर्चा मोहन भागवत जी कर रहे हैं वो हुआ था वृंदावन में संघ की प्रतिनिधि सभा में, जब वो 75 साल के हो गए थे मोरोपंत पिंगले साहब, और एचवी शेषाद्री साहब सरकार्यवाह थे। तो उन्होंने उनको शॉल उड़ाकर सम्मानित किया था, तब उन्होंने इस बात की चर्चा की थी। ठीक है, मोरोपंत पिंगले ने, और मोरोपंत पिंगले बहुत बड़े नेता माने जाते हैं संघ के पदाधिकारियों में, क्योंकि वो डॉक्टर हेडगेवार के साथ रहे। और जब डॉक्टर हेडगेवार के बाद गुरुजी को सर संचालक बनाया, क्योंकि वो हेडगेवार जी ने बनाया था, तब भी ये चर्चा थी कि पिंगले साहब को सर संचालक बनाया जाए। एक जानकारी मैं आपको दूं कि जब गुरुजी वहां रहते थे वाराणसी में, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, बनारस यूनिवर्सिटी में थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, तो वो आकर जब नागपुर में रुकते थे तो पिंगले साहब के पास ज्यादातर समय रुकते थे, तो उस तरह की सीनियरिटी थी। फिर 33 साल तक गोलवलकर जी सर संचालक रहे, और उसके बाद देवरस जी को बनाया गया, क्योंकि गुरुजी ने, ये हेडगेवार जी ने उनसे भरोसा लिया था कि जब आपके बाद कोई सर संचालक बनेगा तो बालाजी बनेंगे, बाला साहब देवरस बनेंगे। लेकिन तब भी ये चर्चा थी कि उन्हें बनाया जाए मोरोपंत पिंगले को। लेकिन यदि इसको बहुत सीधे तरीके से नहीं देखें, एक योजनाबद्ध तरीके से देखें, तो मैं ये कहता हूं कि मोरोपंत पिंगले जैसे बड़े नेता, उनको न सरकार्यवाह बनाया गया और न सर संचालक बनाया गया। तो यदि बाला साहब ने या गुरुजी ने उनको सरकार्यवाह नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये साफ था कि वो सर संचालक के रास्ते पर नहीं जाना देना चाहते थे, या ये व्यवस्था की गई थी। संघ के जो दो बड़े कार्यक्रम हैं, जिसमें एकात्मता यात्रा और दूसरा राम जन्मभूमि आंदोलन का 6 दिसंबर 1992, दोनों के आर्किटेक्ट मोरोपंत पिंगले रहे। ये मैं आपको बताता हूं। एकात्मता यात्रा में भी जो गंगा जल बांटने का कार्यक्रम हुआ देश भर में,
वो आइडिया उनका था पिंगले साहब का, क्योंकि मानते हैं कि हिंदू परंपरा में मृत्यु के वक्त भी आखिर में गंगा जल देना चाहिए। तो उनका कि इस बहाने इस रास्ते से हर गांव के हर घर में गंगा जल पहुंच जाएगा और उसके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद भी पहुंच जाएगी। और जो बाबरी मस्जिद का जो हुआ सारा कार्यक्रम, उसके पूरा का पूरा रचनाकार मोरोपंत पिंगले थे। तो उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं मिला। तो मुझे लगता है, मुझे नहीं पता, मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि वो तकलीफ थी जब पिंगले साहब ने इस बात की चर्चा की। अब इसको आज के रेफरेंस में देखें तो इसी साल दोनों बातें, उनको पता है मोहन भागवत जी को कि वो खुद भी 75 साल के हो रहे हैं और प्रधानमंत्री भी हो रहे हैं। जब उन्होंने ये बात कर दी तो हो सकता है उसके बाद ही एक दबाव बनाओ कि यदि मोहन भागवत में इस्तीफा दे देंगे, मान लीजिए व्याख्यान माला में वो कहते हैं कि मैं तो इस्तीफा दे दूंगा, तो उसका मतलब जो है रिपरकशन ये होता कि जो भी लोग 75 साल के हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, और तब बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज जिस ब्रांड के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है, क्या वो इस स्थिति में है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देकर या हटाकर चला सके? तो शायद इस वजह से उन्होंने अपनी सफाई दी होगी, ऐसा मुझे लगता है, मैं ऐसा समझता हूँ। अच्छा, भागवत जी ने पिछला जो वक्तव्य दिया उससे आया कि भाजपा के संघ जो है भाजपा के कामकाज में कोई दखल नहीं देता, भाजपा को अपना कामकाज करने देता है। तो मैं आपसे एक बिल्कुल सीधा और एम्पिरिकल किस्म का, यानी एक तथ्यात्मक किस्म का सवाल पूछ रहा हूं, जिसमें व्याख्या की नहीं, सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव जवाब देने की जरूरत है, जिसमें टिक मार्क मारे जाते हैं। वो सवाल ये है कि वो कौन कौन से काम हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में संघ ने पिछले एक साल में मोदी जी को नहीं करने दिए। मोदी जी करना चाहते थे लेकिन संघ ने उन कामों को नहीं करने दिया। इस तरह उदाहरण के साथ साफ कर दूं मैं किस तरह के कामों की इशारा कर रहा हूं। मसलन जैसे मेरी मान्यता यह है कि मोदी जी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे। हो सकता है मेरी बात गलत हो, आप उससे सहमत ना हो, लेकिन मेरी मान्यता यह है कि मोदी जी उनको हटाना चाहते थे और संघ ने उनको नहीं हटाने दिया। तो इसी तरह के, भले ही मेरी बात ये गलत हो, तो इस तरह से कौन कौन से काम हैं जो मोदी जी ने एक साल में करने चाहे लेकिन संघ ने उनको नहीं करने दिया? उसमें जैसे आपने कहा योगी जी को हटाना चाहते थे, मैं ये नहीं कह सकता कि मोदी जी हटाना चाहते थे कि नहीं हटाना चाहते थे, लेकिन संघ योगी जी के साथ था और आज भी खड़ा हुआ है। ठीक है, तो उनको हटाने नहीं हटाने की, अब यदि कोई फैसला होता, क्या पार्टी के लेवल पर फैसला हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन संघ उनके साथ खड़ा है, इसलिए किसी की ये फैसला करने की शायद हिम्मत ना हुई। एक बात थी। दूसरा फैसला हुआ सीपी राधाकृष्णन साहब का, उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं अभी 9 सितंबर को बनने वाले, वो भी संघ ने स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ संघ की विचारधारा का ही व्यक्ति उम्मीदवार होगा, बाहर से आए हुए किसी उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला था। तीसरा फैसला था कि जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो है बीजेपी अध्यक्ष का, जिस पर हालांकि मोहन भागवत जी ने कहा कि अगर हम करते तो अब तक हो जाता ना, लेकिन उनका राइडर इसमें साफ साफ है कि जो दिल्ली की सेंट्रल लीडरशिप है, केवल उनका सलाम करने वाला या उनके इशारे पर चलने वाला अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, और उस वजह से ये मामला इतने समय से अटका हुआ है नए अध्यक्ष का। संघ की परंपराओं में मैं सिस्टम में देखता हूं कि वो सीधे सीधे से नाम नहीं लेते कि अभय जी को बना दीजिए, लेकिन उनको कहा जाए कि भाई विजय को बना दें, तो कहेंगे अच्छा कोई और नाम बताइए। तो फिर आप कहेंगे कमल जी को बना दें, कहिए अच्छा ये ठीक है आदमी तो, लेकिन कुछ और बताइए। फिर आप कहेंगे कि अभय जी को बना सकते हैं, कहेंगे हाँ इस पर कुछ विचार किया जा सकता है, देखिए आप इसको। तो वो डिलीशन या रिजेक्शन जो है ना, उनकी स्टाइल ऑफ वर्किंग है। इसका मतलब वो हर चीज को एक, अगर टेंटेटिव जोन में भेज दें अगर किसी चीज को, जी हाँ, तो फिर वो मान लिया जाए कि उसको वो टालना चाहते हैं। बिल्कुल, इसको ऐसे ही समझना है। टेंटेटिव जोन में भेज दें, घर के बाबा ना कर ही देंगे। फिर घर के बाबा जैसा है कि बाबा ने कह दिया ये, अब बाकी नहीं भी मानोगे तो, अब कई बार होती है स्थिति कि नहीं भी मानते बाबा की बात, लेकिन बाबा का आदेश जो है, मतलब कहना ही आदेश होता है ना। जैसे मैं अक्सर संघ के लिए कहता हूँ, जैसे प्रेसिडेंट ऑफिस से जो ऑर्डर निकलता है ना, उसमें लिखा हुआ होता है प्रेसिडेंट प्लीज टू इन्फॉर्म, प्लीज टू, तो प्लीज टू का मतलब भी आदेश है। सही बात। अच्छा, अगर हम लोग ये मान के चलें एक बार, ये मतलब ये एक, जैसे गणित में प्रश्न होते हैं ना कि मान लीजिए ये ऐसा है,
अच्छा, अगर हम ये एक बार मान के चलें कि नरेंद्र मोदी अपनी मर्जी का अध्यक्ष भाजपा का घोषित करवा दें जी और उसमें वो संघ की जो वो एक जो हाँ, जो आपत्ति रहती है, हैं, उस आपत्ति की कोई परवाह नहीं करें। वो कहते हैं नहीं यही आदमी अध्यक्ष बनेगा और ये घोषित हो गया अध्यक्ष। वो चाहेंगे तो घोषणा तो हो ही जाएगी, बाद में भले ही उसके ऊपर कितना भी उछल कूद मचती रहे, आपत्ति होती रहे, तो फिर उसका क्या परिणाम निकलेगा? वैसे इसकी संभावना मुझे कम लगती है। नहीं वो ठीक है, मैं भी मानता हूँ संभावना नहीं है, हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई ऐसा क्षण आ जाए एक कि स्ट्रेट मोदी जी को रिलेशन लगे कि भाई अब करना ही करना है जी और वो उसको अध्यक्ष घोषित करवा दें, जी तो क्या होगा फिर? नहीं, अब होने में तो कुछ नहीं है, एक स्ट्रेंथ रिलेशनशिप होगी जिसकी संभावना मुझे कम लगती है। एक रेफरेंस का मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि 2005 की शायद बात है, प्रमोद महाजन जी से हमारा परिचय था अच्छा। तो एक दिन उनके घर पर हम लोग भोजन कर रहे थे, कोई डिनर वैसा नहीं था, भोजन कर रहे थे। तो ये सरकार हारी थी वाजपेयी जी वाली सरकार एनडीए की। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई बीजेपी में बड़ा नेता कौन है, अडवाणी जी या वाजपेयी जी? ये सवाल स्पेसिफिक सवाल मैंने प्रमोद महाजन से पूछा। तो प्रमोद महाजन का जवाब था स्पेसिफिक कि कोई नहीं, जो संघ चाहे वो नेता है। और मेरे ख्याल से 2005 और 2025 में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है इस व्यवस्था में। आप इसको दूसरे उदाहरण से समझिए, 2005 में लालकृष्ण आडवाणी की जो एग्जिट है जिना के मसले पर, जिना विवाद के बाद, आडवाणी से बड़ा नेता मैं आज तक भी किसी को नहीं मानता भारतीय जनता पार्टी में। और वो संघ के उन नेताओं से बड़े थे। उस समय मोहन भागवत सरकार थे और उनके आदेश पर ये हुआ था, जबकि आडवाणी जी मोहन भागवत से भी बड़े, मोहन भागवत जी के फादर के साथ के थे, उनसे भी सीनियर वो रहे एक तरह से। लेकिन वो आडवाणी जी को इस्तीफा देना ही पड़ा, इस समझे। तो ये एक ऐसा बड़ा उदाहरण है। अब बाकी तो फैसला हो जाता है, फैसले हुए ही हैं कि कई बार हुआ, जैसे अमित शाह जी अध्यक्ष बने हैं, नड्डा जी अध्यक्ष बने। तो जब ठीक ठाक चलता है तो बहुत सारी चीजें चलती भी रहती है, लेकिन कभी कोई विवाद हो जाए, कोई बात तय हो जाए तो ये मुश्किल। और भारतीय जनता पार्टी में, संघ में सब लोग ये बात समझते हैं कि संघ की सहमति ही सबसे बेहतर है। मतलब कोई बहुत ही मुश्किल कोई ऐसा काम हो जाए कि जिस पर निर्णय लेना ऐसा हो कि हो जाए, बाकी सब लोग समझते हैं कि ऐसा करेंगे। एक चीज और मैं आपसे चाहता हूं कि हम लोग मिलकर कल्पना करें कि 2024 के चुनाव में 240 सीटें नहीं मिलती, मोदी जी को 325 सीटें मिल जाती और वो एनडीए को मिलकर 350 से और 400 के बीच में कुछ सीटें मिलती। उस वक्त भी मोदी जी को भाजपा का अध्यक्ष 10 मिनट में नियुक्त करने का अधिकार नहीं होता? तब होता। तब होता। इसलिए मैंने कहा ना आपको कि दूध देती गाय को तो है ना नहीं कर सकते ना आप। घर में होता है बेटा, यदि वो आईएएस में टॉप कर ले तो फिर आप परमिशन देते ही ना कि अच्छा भाई तुम्हारी। बार बार गाय का मुहावरा, गाय का रूपक सामने ला रहे हैं। जो गाय दूध देनी बंद कर देती है उसको कसाई को बेच दिया जाता है। ये नियम है किसानों में, कितना भी गोरक्षक हंगामा कर लें लेकिन ये काम लगातार होता रहता है। और पहले तो गोरक्षकों के प्रकट होने से पहले तो काफी होता था, अब भी होता है, कम होता है। जो गाय दूध नहीं देती उसको कुछ एक दो अपवादों को छोड़ के वो सब कसाईयों के बेच दी जाती। तो 2013 आपको याद मोदी जी ने गाय दूध देना बंद कर दिया है तो क्या होगा उनका? 2013 आपको याद नहीं है जो जी। गोवा की मीटिंग में हुआ, गोवा की बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में हुआ कि आडवाणी जी के तमाम दबावों के बाद भी नरेंद्र मोदी चुने गए। इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए आपको? नहीं तो ये स्थिति मोदी जी के में भेज दिया गया ना। ये स्थिति मोदी जी के संदर्भ, जो आडवाणी जी के संदर्भ में हुआ कि उनकी बात नहीं मानी गई और उनको प्रतिस्थापित कर दिया गया, उनको रिप्लेस कर दिया गया नरेंद्र मोदी से। और उसके लिए आडवाणी जी को बिल्कुल उनकी तमाम सेवाओं वगैरह वो काम नहीं आई, उस वक्त उनकी उपलब्धियां भी काम नहीं आई जी। तो ये स्थिति, इस स्थिति में नरेंद्र मोदी क्या अभी आने वाले दिखाई पड़ रहे हैं या अभी बहुत दूर है वो बात? मतलब क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता, अभी बहुत दूर है। बहुत दूर। मतलब इस पर अभी चर्चा का भी कोई मायने नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी का रिप्लेसमेंट कौन होगा, तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस पर कोई बात, वैसे जो संघ में अपनी व्यवस्था में चलता रहता है लेकिन नॉट इमीडिएट इफेक्ट कोई इसकी जरूरत है। अभी गाय दूध दे रही है इसलिए आप चिंता मत कीजिए। कम दे रही है लेकिन पहले से उसका दूध तो दे रही है ना, और गाय तो आपके पास है नहीं दूध देने वाली। अच्छा, दूसरी गाय ही नहीं है दूध देने वाली। ठीक, ठीक बात। कमल आप पूछिए कुछ।
विजय सर, आपके मेरे मन में मेरे मन में एक सवाल ये रहता है हम्म, कि जैसे आरएसएस के लोगों की जब बात की जाती है, चाहे वो सरसंघचालक हों या दूसरे के नीचे के लोग भी, तो ऐसे बात की जाती है जैसे जब सब लोग बड़े त्याग के पुतले हों। लेकिन ये भी सच है कि गोलवलकर साहब में और देवराज साहब में थोड़ा बहुत तो पावर स्ट्रगल चला था। और अभी भी अगर जो मोहन भागवत जी हैं, नीचे के लोग, कुछ लोग चाहते होंगे कि मोहन भागवत जो भी बोलते हैं राष्ट्रीय मीडिया में आता है, एक बड़ी पर्सनैलिटी बन चुके हैं, तो क्या वहाँ पावर स्ट्रगल नहीं होता है? सब कुछ त्याग त्याग और राष्ट्र सेवा ऐसे ही चल रहा है, या अंदर कुछ अंदर खाने राजनीति चलती है? ह्यूमन बींग्स तो जैसे बिहेव करते हैं वैसे बिहेव करते ही होंगे, लेकिन ये कहना ठीक नहीं है कि गुरुजी गोलवलकर में और बाला साहब देवरस में पावर स्ट्रगल चल रहा था। पावर स्ट्रगल नहीं था, एक विचारों का स्ट्रगल बहुत था, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे गुरुजी गोलवलकर, और बाला साहब उसे एक पॉलिटिकल प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे। तो वो पावर स्ट्रगल नहीं था, आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल ज़्यादा था। आज की तारीख में भी बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि वो सरसंघचालक बन जाएं या नहीं बने, लेकिन अभी पावर स्ट्रगल उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि बहुत गैप है मोहन भागवत जी के, और वहां पर एक प्लान वे में किसी को तैयार किया जाता है। अभी किसको तैयार किया है कि नहीं किया है, लेकिन ये 2025 से 2026 तक का जो शताब्दी वर्ष है, उसके बाद मुझे लगता है कि संघ में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। अभी 75 से 76, ये जो 75 वाले होने के बाद भी ये शताब्दी वर्ष में मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव होगा। बहुत जरूरी कोई इमरजेंसी आ गई तो अलग बात है, बाकी मुझे नहीं लगता कि हो। लेकिन 2026 के बाद बहुत संभावनाएं हैं कि बहुत सारे बहुत बड़े बदलाव संघ में आपको दिखाई दे। और यदि एवरेज एज में देख रहा था, तो अभी सरसंघ चालकों की जो एवरेज एज है, गुरु जी को और उनको छोड़ दिया जाए, गोलवलकर जी को और हेडगेवार जी को, तो वो 78 है, 77 टू 78, 76, 7 to 8 है। तो वो मुझे लगता है कि उस तक वहाँ पहुँच सकते हैं, यदि वहाँ तक चला देते हैं कि सरसंघ चला। क्योंकि एक चीज़ और मैं जोड़ूँ आपको कि अभी इससे पहले सरकार्यवाह थे 12 साल तक भैया जी जोशी। अब वो 75 साल के हो गए, तो उनकी विदाई हो गई। ठीक है, अभी जो सरकार्यवाह हैं दत्तात्रेय होसबोले, वो आज 71 साल के, 71 ईयर्स के, 54 उनका बर्थ ईयर। तो यदि मोहन भागवत जी 80 साल तक, मान लीजिए ऐसा हम समझें कि सरसंघ चालक रहते हैं, तो फिर तो उनका नंबर ही नहीं आएगा, वो 76 के तो तब हो जाएंगे। ये भी है ना। तो क्या संघ में इनको भी सरकार्यवाह को छोड़कर बाईपास करके किसी को सरसंघ चालक बनाने की व्यवस्था पर विचार हो रहा है, या किसी और व्यवस्था पर विचार हो रहा है? बहुत सारे सवाल हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये रिटायर हो जाएंगे, 75 होगा, 80 होगा, वो सब व्यवस्थाएं वहां पर चल रही होंगी कि किस पर काम किया जाए। वैसे दत्ता जी की जो आज सरकार्यवाह की पोजीशन है, शायद आपको जानकारी हो कि वो एबीवीपी को देखते रहे थे बहुत लंबे समय तक, और संघ में सरकार्यवाह और सरसंघ चालक प्योर आरएसएस के लोगों को लिया जाता। तो ये पहला मौका होगा कि दत्ता जी जैसे लोग सरकार्यवाह हैं। मदन दास देवी थे, वो केवल इसी वजह से सरकार्यवाह तक नहीं पहुंच पाए, मतलब मैं ऐसा समझता हूँ। ऑफिशियली हो सकता है कोई इसको कंट्राडिक्ट कर दे, क्योंकि वो भी एबीवीपी से जुड़े रहे थे। तो वहां पर दोनों ये जो टॉप पोजीशंस हैं, उस पर वो समझते हैं कि जो आरएसएस का मेन कोर जो ब्लड है ना, रियल ब्लड, उसी से कोई आदमी रहे। अच्छा, एक एक ये भी मैं देखता हूँ जो मुझे थोड़ा सा विचित्र भी लगता है। वो ये लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक खुल के भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करते हैं जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ तक कि अब तो वो पहले भले ही मीडिया में जाकर श्रेय न लेते हों, लेकिन अभी महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में तो उन्होंने आगे बढ़कर जीत का श्रेय लिया है जी, मतलब बयान दिए गए हैं, सोशल मीडिया पर पोस्टिंग की गई है कि भाई हमने ये किया, इसकी वजह से भाजपा जीती। दिल्ली का चुनाव में वो बताते हैं कि हमने ये अमुक अमुक काम किए, उन कामों को नहीं दोहरा रहा हूं, इसलिए भाजपा जीती। तो एक तरफ तो आप आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी श्रेय ले पाए, उससे भी ज्यादा उत्सुकता से उस जीत का श्रेय लेते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई हमको राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, या राजनीति में दिलचस्पी है तो बड़ी ही मतलब कम दिलचस्पी है। भाजपा को हमने राजनीति में भेज जरूर दिया है, अपने हम प्रचारकों को भेजते जरूर रहते हैं भाजपा में काम करने के लिए, लेकिन हैं हम नहीं राजनीति। तो ये तो एक ऐसा संगठन हो गया जो निरंतर सत्ता पर कब्जा करने की गतिविधि भी करता रहता है, उसके लिए भी
पूरी कार्रवाई करता रहता है, अपने स्वयंसेवकों को लगाता रहता है, अपने एक संगठन को लगाए रहता है उसके अंदर निरंतर, और दूसरी तरफ ये भी कहता रहता है कि हम सत्ता से अलग हैं। तो ये अंतर्विरोध है, विरोधाभासी नहीं, मतलब ये तो एक तरह की मुझे लगता है कि जीती मक्खी निगलने की कोशिश है। आप जीती मक्खी निगल भी रहे हैं और साथ में ये भी चाहते हैं कि लोग उसको देखें, आपकी बात मान लें लोग उसको। मतलब मुझे लगता नहीं कि संघ से ज्यादा राजनीतिक कोई दूसरा संगठन इस देश में है। वो निरंतर राजनीति करता रहता है, भले ही वोट की राजनीति ना करे, वो सांस्कृतिक राजनीति करता है, तमाम तरह की राजनीति करता है देश में। मेरे ख्याल से ये जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था या उससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन था, उसके बाद सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन राम जन्मभूमि आंदोलन भी संघ के नेतृत्व में चला। जी, सब कुछ तो संघ ही कर रहा है। नहीं, इसमें मुझे तो आपके साथ रहने में 100% में कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई क्या बोल रहा है उससे, वो अपनी छवि के लिए बोल रहा हो, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो रहा, अब तो कह ही रहे हैं। और आप समझिए ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे ताकतवर आदमी होता है वो होता है संगठन महासचिव, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केवल संघ से भेजा जाता है, और राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, प्रदेश के जो संगठन है उनमें भी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की एक पद है, और वो पद संघ का होता है। संघ के प्रचारक या संघ ने जिसको भी भेजा है वो बीजेपी का नहीं होता। जैसे अभी BL संतोष साहब है, उससे पहले रामलाल जी थे, उससे पहले क्या नाम था, राम माधव रहे, उससे पहले गोविंदाचार्य जी रहे। तो वो सब लोग संघ से नियुक्त होते हैं, और वो समझिए रियल रिमोट कंट्रोल वो है, मतलब वो आपके सिर पर बैठकर रिमोट कंट्रोल है, समझे। तो उनके बिना फैसले नहीं होते, इसलिए गैर राजनीतिक होने, और ये कौन लोग कह रहा है मुझे नहीं पता, गैर राजनीतिक संगठन केवल गुरुजी गोलवलकर के वक्त था, क्योंकि वो राजनीति के पक्ष में नहीं थे। और ये जो कमल जी ने अभी देवव्रत जी की बात की ना, वो झगड़ा वही था कि बाला साहब देवव्रत समझते थे कि इसको राजनीतिक संगठन के तौर पर खड़ा होना चाहिए या हमारे पास हो, क्योंकि 1948 में जब गांधी हत्याकांड हुआ और बैन हो गया तो उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था। तो बाला साहब ने कहा कि भाई आज संसद में, विधानसभाओं में कहीं पर कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है। और तब ये संगठन जनसंघ को बनाया गया, और बाला साहब उस समय, पता नहीं आपको जानकारी है कि बाला साहब चाहते थे कि जनसंघ के अध्यक्ष वो बने, लेकिन गुरुजी ने मना कर दिया कि नहीं, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनेंगे। तो बीजेपी का, और अब तो जितने पदाधिकारी बड़े हैं खासतौर से प्रदेश में और देश में, वो तो टिकटों का बंटवारा तय वो करते हैं, मंत्री किसको बनवाना है इसकी सिफारिश वो तय ना भी करें तो सिफारिश वो करते हैं भाई इनको बनाया जाए। और वो जो मैंने किताब का नाम रखा था अपना, संगम शरणम गच्छामि, उसको वो कोई, उसका मतलब ये था कि बिना संघ की शरण के कुछ नहीं हो सकता, चलाना मुश्किल काम है। हाँ, कमल पूछिए। राजनीतिक संगठन के तौर पर नहीं देखता, मैं तो नहीं देखता। जी, ठीक बात। नहीं, इस तरह के विवरण से एक मन में सवाल आता है एक विद्यार्थी के रूप में कि क्या ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति नहीं है कि एक ऐसा संगठन जो चुनाव नहीं लड़ता है वो सारी चीजों को कंट्रोल करने की स्थिति में है। आमतौर पर इस तरह की बातचीत अब मान लिया गया कि संघ तो है ही, लेकिन उसका होना भी क्या हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं है? आपकी क्या राय है? नहीं, अब कमल के इसी सवाल को अगर मैं दूसरे तरीके से कहूं तो ये निश्चित रूप से संघ एक गैर संवैधानिक सत्ता केंद्र है। भाई इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जो चौकड़ी होती थी, ओम मेहता की और इन सब लोगों की एक चौकड़ी के बारे में इमरजेंसी के बाद कहा गया था कि ये गैर संवैधानिक सत्ता केंद्र है। तो इसमें तो एक देश में जो सत्ताधारी पार्टी है, जो संविधान की इसने शपथ लेकर प्रधानमंत्री और पूरी मंत्रिपरिषद काम कर रही है, पूरे देश को चला रही है, उसको कोई एक और ताकत नियंत्रित कर रही है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो भाजपा ही आरोप लगाती थी कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में, अरोड़ा राय के नेतृत्व में जो एक छोटी सी काउंसिल है, एनएससी को चर्चा होती थी। जी हाँ, वो एक गैर संवैधानिक सत्ता केंद्र है। तो ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो मेरे ख्याल से दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा गैर संवैधानिक सत्ता केंद्र है। इसने इतने बड़े लोकतंत्र को चलाने वाली पार्टी के बारे में हर चीज वही तय करता है, उसी के स्वयंसेवक उसको जिताते हैं। जब वो नाराज हो जाता है तो थोड़ा उसका परिणाम भी गिरा देता है वो। मतलब इस तरह की बातें हम लोगों तक पहुंचती हैं, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है लेकिन सही लगती हैं सुनने में, है। तो ये तो बहुत अपने आप में गजब बात है कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है ना, वो हर चीज तय कर रही है। नहीं, इसको दो तरीके से देख सकते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि आपने इंदिरा गांधी का जिक्र किया,
आपने एनएसी का जिक्र किया, हम लोग चर्चा करते रहते हैं जिसकी काफ़ी चर्चा हुई, और उससे पहले भी कोई संगठन हो। तो इसका मतलब विचारधारा और सरकार में बैठने वाले लोग अलग अलग लोग होते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मैं कहता हूँ नो अकाउंटेबिलिटी वाला ऑर्गेनाइजेशन है कि अकाउंटेबिलिटी आपकी कोई नहीं है, लेकिन वो प्रधानमंत्री का नाम तो तय करता है। प्रधानमंत्री क्या करेंगे ये काम तो तय नहीं करता ना। प्रधानमंत्री को क्या करना है, क्या फैसला करना है, भले वो अपना विचार दे। जैसे एनएसी के विचार होते थे, नेशनल एडवाइजर, वो तो बिल बनाकर भेज देते थे, संघ तो बिल बनाकर नहीं भेजता नहीं। है ना। लेकिन विजय भाई, दो तरह के अर्थशास्त्र में एक शब्द है माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता तो माइक्रो मैनेजमेंट तो संघ नहीं करता, ये सही बात है, तो सरकार, लेकिन मैक्रो मैनेजमेंट तो करता है। नहीं, मैक्रो मैनेजमेंट क्या? मैक्रो मैनेजमेंट आपको सरकार बनाने में वो फैसला कर रहा है, लेकिन सरकार में फैसला तो नहीं कर रहा ना। इसको समझिए आप। यदि जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, बड़ा उदाहरण है, जो हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, वो संघ की पसंद का बिल नहीं है, लेकिन क्या वो बदल दिया गया? संघ संविधान में बदलाव के बड़े पक्षधर है कि बहुत बड़े बदलाव किए जाने चाहिए। क्या वो किया गया? मतलब कोई छोटी छोटी बात आप कह देंगे ऐसा किया गया, उनका एजेंडा। और यदि 370 का भी जिक्र करें, क्योंकि संघ के एजेंडा के तौर पर हम देखते हैं, हालांकि वो तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, लेकिन संघ का ही एजेंडा होता और संघ का डंडा होता तो 2014 में भी हो जाता। 280 सीटें तो थी, 2014 से 2019 तक भी हो सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने तरीके से देख रही है। उनके भाई मान लीजिए यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, तो अब मैं किसी इंस्टीट्यूशन में चला जाऊँ तो अभय जी कोई सलाह देंगे तो उसको मैं सोचूंगा ना कि इस पर करना चाहिए काम। लेकिन क्या इसके लिए ये माना जाए कि नहीं अभय जी चला रहे हैं इस सरकार को? ये उतना सा बारीक फर्क है। मतलब इसको आरोप के तौर पे कहा जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं है कि गैर संवैधानिक तौर पर वो संगठन को चला रहा है, लेकिन सरकार में सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनका। सरकार के कोई फैसले वो कर रहे हों, मंत्रिपरिषद के फैसले कर रहे हों, या कोई और फैसले किए जा रहे हो, इलेक्शन कमीशन बनाना है तो वो अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन फैसला तो उनको करना है कि किसको बनाना है कि नहीं बनाना है, या ऑफिशियल जो डिसीजन है वो सरकार अपने आप कर रही है। इसलिए इसको एक डिस्टेंस की तरह से देखा जा सकता है, या इसको यूं कह लें कि एक धुंधलापन है, ब्लर लाइन है। देखिए, इससे भारतीय जनता पार्टी को एक सुविधा तो प्राप्त होती है कि उसको हमेशा एक बैकअप प्लान और उसका नेतृत्व करने वाला वो है। एक अमीर चंद जी थे जो कि संस्कार भारती के संचालक थे संघ में। एक बार मुझे उनसे मिलने का मौका मिला तो उन्होंने मेरे सामने महाभारत की एक व्याख्या रखी। मैं उनकी बात सुनता रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। काफी देर मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा, देखिए महाभारत में सेनापति कोई और होता था, लेकिन रणनीतिकार हमेशा कृष्ण रहते थे। कृष्ण कभी सेनापति नहीं रहते थे। और कौरवों के यहाँ दिक्कत यही थी कि जो सेनापति होता था वही रणनीतिकार होता था। तो वो संघ को कृष्ण के रूप में पेश कर रहे थे और भाजपा को पांडव सेना के तौर पर पेश कर रहे थे। तो आप जो बात कह रहे हैं वो इसी रूपक से मिलती जुलती बात है। लेकिन इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें भी कोई बहुत आपत्ति वाली बात नहीं है। हम उसको उस तरह से देख सकते हैं जिसे मैं कहता हूँ कि नो अकाउंटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, वो एक ही बात है, हम और आप एक ही बात कह रहे हैं। वाले कुछ बोले, लेकिन फैक्ट में ये भी है, दोनों बातों को एक तरह से हम देख सकते हैं। हम इधर बैठेंगे तो हम ये कहेंगे ये गैर संवैधानिक संगठन के तौर पे काम कर रहा है, उधर बैठेंगे तो कहेंगे कि हम तो कुछ कर नहीं रहे, हम कोई आदेश थोड़ी दे रहे सरकार को, सरकार हमने बनवा दी। ठीक है। अच्छा, इसमें अभी मैं इस चर्चा को अंत करते हुए मैं एक थोड़ा सा ऐसा सवाल पूछूंगा जो हो सकता है आपको लगे कि मैं छूट ले रहा हूं आपसे। हाँ, वो ये है कि इसमें आगे जाकर अभी तो सुविधा है, अभी तो ये चीज एक सुविधा है, इसमें एक संगठन है जिसकी कोई ऐसी कानूनी कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, और वो जिनको कानूनी और संवैधानिक उत्तरदायित्व है वो उसके नियंत्रण में है, मतलब मोटे तौर पर। और ये सब इस तरह से चल रहा है। अच्छा, ये इस तरीके से कभी चलेगा इसकी कल्पना नहीं थी, क्योंकि कभी जमीन पे होते हुए दिखाई नहीं पड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी गठजोड़ सरकार थी, बहुत मजबूत सरकार नहीं थी, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है और लंबे समय तक चल गई तो ये सब चीजें अब दिखाई देने लगी। स्पष्ट हो गया कि ये दरअसल मैकेनिज्म खास तरह का है और ये इस तरीके से ये मैकेनिज्म चल रहा है। तो इसमें एक खतरा है, जिस दिन कोई हिंदुत्व की शत्रु शक्ति जो है भारत में स्पष्ट बहुमत उसने प्राप्त कर लिया
है अब तो उसके सामने बातें साफ हैं, कोई भ्रम नहीं है आपस में। तो ये जो समीकरण है मतलब जो है वो इस समीकरण को संविधान और सत्ता की ताकत पर इस तरीके से तोड़ सकता है बिना संघ को प्रतिबंधित किए हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रतिबंधित करने के तरीके तो पुराने और घिसे पिटे तरीके हैं, उससे कुछ हल नहीं होता है, लेकिन वो इस समीकरण को इस तरह तोड़ सकता है कि संघ की राजनीतिक क्षमताएं जो है ना वो संकट में पड़ सकती हैं गंभीरता से, मतलब क्योंकि अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि मैकेनिज्म है क्या। अभी तक तो पता ही नहीं था ये मैकेनिज्म क्या है। ये हो सकता है, इसमें कोई ऐसी आशंकाओं से को आप नहीं खत्म कर सकते कि क्या है, लेकिन मैं इससे उलट बात बताता हूँ आपको। एक तो ये कि यदि वाजपेयी जी के घटना आपने नाम लिया तो वाजपेयी जी का उदाहरण बताता हूँ। उतना बड़ा उदाहरण तो संघ नरेंद्र मोदी की सरकार में नहीं हुआ कि जब वाजपेयी जी ने अपनी कैबिनेट की लिस्ट बनाकर लिस्ट भेज दी राष्ट्रपति भवन और सुदर्शन जी के सुदर्शन साहब पहुंच गए वाजपेयी जी के घर पर डिनर टेबल पर, ठीक है, और उस समय तो वो सरसंघचालक भी नहीं थे, और उन्होंने जसवंत सिंह जी का और प्रमोद महाजन दोनों के नाम हटवा दी और वो लिस्ट दोबारा बनकर, हाथ से लिखी हुई लिस्ट दोबारा बनकर भेजी गई। वहां पर कंचन गुप्ता भी थे और वो थे उनके जो एडवाइजर थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो अशोक जी नहीं, अशोक नहीं, जिनकी अभी डेथ हो गई, आईएएस हुआ करते थे। ब्रजेश मिश्रा नहीं, ब्रजेश मिश्र नहीं, वो यंग थे। उनके शक्ति सिन्हा तो शक्ति सिन्हा वो लिस्ट देकर चले गए थे राष्ट्रपति भवन भेजकर, और फिर वो उसके बाद सुदर्शन जी आए हैं, वाजपेयी जी डिनर टेबल पर बैठे हैं और नमिता उनको कहती है कि सुदर्शन जी आए हैं, और वो कहती है तब तक तो सुदर्शन जी डिनर टेबल पर पहुंच जाते हैं और आधा घंटे 20 मिनट बात होती है, और जसवंत सिंह जी का और प्रमोद महाजन जो वाजपेयी जी के सबसे खास लोग माने जाते, उन दोनों का नाम सुबह की मंत्रिमंडल की लिस्ट में नहीं होता। ऐसा उदाहरण तो मोदी सरकार में अभी तक एक भी नहीं देखा। तो ये होता है, लेकिन आपकी इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई भी आएगा। मगर मैं दूसरी बात बता रहा हूँ आपको कि संघ ने इन 11 साल में जो काम 6 साल में वाजपेयी सरकार में नहीं हुआ, वो इस 11 साल में हुआ है कि संघ ने अपने को जितने संस्थान हैं उन संस्थानों में अपने विचार के लोगों को बड़े अच्छे से जमा दिया। तो इसको तोड़ने में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2029 में चली जाए, लेकिन संघ की विचारधारा के लोगों को वहां से निकालने में 25 साल और लगेंगे आपको। जैसे मैंने अपनी किताब में लिखा कि एक जमाना था कि रायसीना हिल से 3 बार प्रतिबंध लगाया गया संघ पर। आज रायसीना हिल से कर्तव्य पथ तक या रायपुर तक या जयपुर तक या भोपाल तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां संघ की विचारधारा के लोग नहीं है। तो भले ही सरकार चली जाए, लेकिन विचारधारा अब 25-30 साल कहीं जाने वाली नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो विजय जी की बात का ये कुल मिलाकर जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक चर्चा रही है, विजय जी की बात का एक मतलब जो मैंने समझा है, मेरा टेक अवे है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ कि अगर यहाँ पर कोई हिंदुत्व को जड़मूल से उखाड़ने का संकल्प लेके कोई शक्ति पूर्ण बहुमत देश में प्राप्त कर ले और मजबूती से जम जाए सत्ता में, तो उसे कम्युनिस्ट भाषा में इसको पर्जिंग कहते हैं ना, छटाई, मतलब जो छटाई है। हाँ, उस पर्जिंग को करने के लिए उसको 20-25 साल लगेंगे। लेकिन दुनिया के इतिहास में पर्जिंग के जो उदाहरण मुझे पता है, मतलब जो है पर्जिंग की खूबी ये होती है, अगर वास्तव में कोई पर्जिंग करने पे आ जाए तो वो 20-25 साल को सिकोड़ के 25 महीने में भी बदल सकती है। हो सकता है, कर सकता हूँ, लेकिन आइडियोलॉजी की जो जड़ें है ना, वो थोड़ी सी ज्यादा गहरी होती है। वो पुराने पेड़ जैसी हैं कि पेड़ को ऊपर से काट भी दे तो जड़ें जो है ना खड़ी हो जाती हैं। और ये इसमें कोई इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि 25 महीने में भी कोई खत्म कर दे, लेकिन 25 महीने में खत्म करने के लिए भी उतनी ही ताकत चाहिए। मैं ये एक मोटे तौर पे कह रहा हूँ कि उन्होंने अपनी व्यवस्था को ज्यादा मजबूत किया है, जो वाजपेयी सरकार के वक्त में नहीं। ठीक, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, और उसके प्रमाण दिखाई पड़ते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से वो प्रमाण देखे हैं। मैं शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रहा हूँ, एक कॉलेज के गवर्निंग बोर्ड का चेयरमैन रहा हूँ कई साल तक, और वहाँ जिस तरीके से नियुक्तियां होती थी या मेरे ऊपर जिस तरह का मुझसे नियुक्तियां करवाने की कोशिश की जाती थी, उस पूरी प्रक्रिया से मैं उस पूरी प्रक्रिया से गुजरा भी हूँ, मतलब जो है। लेकिन इसमें एक और खत्म करते हुए एक और मैं बात विचार के लिए छोड़ जाता हूँ कि अगर
जरूरी नहीं कि जो शक्ति आए तो वो हिंदूवादी ना हो। ये भी बात हो सकता है कि एक हिंदूवादी शक्ति ही आए लेकिन उसका हिंदुत्व संघ के हिंदुत्व से अलग हो। आज भी बहुत सी हिंदूवादी शक्तियां ऐसी हैं जो संघ के हिंदुत्व को पसंद नहीं करती बिल्कुल इसमें, और वो काफी काफी उग्र स्वर में संघ का विरोध करती हैं, यहाँ तक गाली गलौज की मुद्रा में रहती हैं, मतलब आमतौर पर संघ के प्रति जो है। तो वो ऐसी शक्ति भी आ सकती है जो हो तो हिंदूवादी ही संघ की तरह, लेकिन वो संघ का जो संगठनात्मक जो पूरा ढांचा है, मतलब जो है ना, उसके विरोध में खड़ी हो जाए और फिर वो पर्जिंग की प्रक्रिया चलाए। मतलब मैं केवल कुछ संभावनाओं पर विचार कर रहा हूं कि इतिहास हमारे सामने हमेशा ही कुछ इस तरह की बातें पेश करता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। संभावना से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ये तो देखिए ना कि कांग्रेस ब्रिटिश जमाने में हिंदूवादी पार्टी थी, तो उसके बदले में एक हिंदूवादी पार्टी आई है।